तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों काफ़ी कुछ चल रहा है आपके लिए। यूट्यूब लेक्चर हैं आपके लिए दोस्तों, यूट्यूब के लेक्चर चलते हैं, साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर दोस्तों स्पेशल ऐप पर और हमारे प्लस प्रोग्राम पर दोस्तों। प्लस और आइकॉनिक प्रोग्राम चल रहे हैं आपके लिए, जहां पर अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेकर आते हैं आपके लिए दोस्तों। और साथ ही साथ इस समय चल रहा है एक बहुत शानदार ऑफर, जहां पर आप जीएस प्लस कॉम्बो जो है अपने आप में, जो जीएस प्लस ऑप्शनल का जो कॉम्बो है उसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है आपके लिए दोस्तों। 26 मई के पहले ज्वाइन कीजिए, 1 साल का फीस 51,000। यदि आप दोनों प्लस ज्वाइन करते हैं, यदि आप एक आइकॉनिक जीएस चाहते हैं, आइकॉनिक आपको जीएस मिले और प्लस ऑप्शनल मिले दोस्तों, तो आपके लिए फीस है 67,000 आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा सर? अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों और यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड। जी हाँ दोस्तों, ये आपका कोड होना चाहिए यूज़ करने के लिए, इसको आप यूज़ करें दोस्तों और डिस्काउंट प्राप्त करें हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज में। जल्दी कीजिए, लास्ट डेट 26 मई है दोस्तों। आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस समय आपके लिए बुक्स का ऑफर भी है एज वेल एज मेगा ऑफर भी है, यानी कि अगले साल पीटी तक, अगले साल पीटी 31 जुलाई से पहले हो जाए तो आपके साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों हम लोग। साथ ही साथ आपका ये लोन का ऑफर भी इस समय, और साथ ही साथ दोस्तों 10% डिस्काउंट एडिशनल चल ही रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ और अल्टीमेटली याद रखिएगा, कल है आपका क्या, कल है एक संडे का दिन और कॉम्बैक्ट होगा दोस्तों आपका संडे को, तो मिस नहीं करना है आपको संडे का कॉम्बैक्ट अपना, जो सुबह 11 बजे होगा। और ज्वाइन कीजिए इन सारे कोर्सेज को, इन सारे टेस्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक ही कोड आपका अपना कोड आशीर्वाद 10 यूज़ कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे डिफरेंट कोर्सेज में दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ अपने इस प्रोग्राम की, अपने इस कार्यक्रम की। आज के हमारे करंट अफेयर्स में क्या है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फटाफट दोस्तों। जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं ऐप पर आ जाइए, क्योंकि कुछ देर चलेगा यूट्यूब पर, उसके बाद ऐप पर आ जाएगा दोस्तों ये क्लास, उसके बाद ही ऐप पर आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ आ जाइए मेरे साथ यहाँ पर ऐप पर। ऐप का लिंक आपके लिए आपको चैट बॉक्स में आपके पिन कर दिया गया है, वहाँ पर उसको क्लिक करके आप दोस्तों आ सकते हैं। जो लोग ऐप पर हैं उनको बधाई हो, जो नहीं हैं वो आना चाहें आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लाइव क्लास आज ऐप पर ही होगा अपना। आप यूट्यूब पे पैरेलल नहीं चलेगा कुछ देर, बस कुछ देर के लिए ऐप पर हम लोग यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब बंद हो जाएगा कुछ देर बाद आपका। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, यहाँ पर आ जाइए। पहली खबर दोस्तों एनवायरनमेंट की आपके लिए। एनवायरनमेंट, जी हाँ, जो मेरा फेवरेट जीव, जी हाँ गिबॉन, जी बात कर रहे हैं गिबॉन की सर। पहले खबर एनवायरनमेंट की पेपर 3 से, हुलॉक गिबॉन, जी हाँ हुलॉक गिबॉन की बात करें आपके साथ। अब तक हम ऐसा मानते थे, मैं आपको पढ़ाता था कि हुलॉक गिबॉन की 2 प्रजातियां मिलती हैं भारत में। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, आराम से धीरे धीरे। हम ऐसा मानते थे कि हुलॉक गिबॉन के साथ 2 स्पीसीज मिलती हैं भारत में, एक वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन, एक ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन, एक पश्चिमी वाला एक पूर्वी वाला। दोनों मिलते कहाँ? दोनों मिलते नॉर्थ ईस्ट में ही हैं। एक त्रिपुरा साइड में, ब्रह्मपुत्रा के साउथ में, एक ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में। ईस्ट और वेस्ट में बांटते थे इनको दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है जनाब ये 2 नहीं हैं, एक ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है सर, CCMB जो है हमारा, इसका कहना है देयर इज ओनली 1 स्पीसीज ऑफ हुलॉक गिबॉन, नॉट 2 इन इंडिया। जी हाँ, 2 प्रजातियाँ नहीं हैं, एक ही प्रजाति है ये। तो ये इसका नाम है हुलॉक, या तकनीकी नाम या सामान्य भाषा में नाम कहते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन, एकमात्र प्रजाति भारत में। पुरानी स्लाइड में दिखाऊं मैं आपको दोस्तों, पुरानी स्लाइड जो मैं यूज़ करता था आपके लिए अब तक, उसमें मैं आपको दिखाता इस प्रकार से कुछ चीज़ लिखी हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाता था जैसे कि हम 2 हुलॉक गिबॉन पढ़ते थे अब तक, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। ये ओल्ड स्लाइड है दोस्तों, अब ये यूज़ की नहीं रह जाएगी, लेकिन आपको नॉलेज फिर भी होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने क्या खारिज किया है, नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सुन लीजिए मेरी बात को यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 2 प्रकार के हम बात कर रहे हैं हुलॉक गिबॉन थे। एक वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन कहाँ मिलता है मुख्यतः सर? ये ब्रह्मपुत्रा के दक्षिण में, जी हाँ, बिटवीन द साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्रा एंड ईस्ट ऑफ दिहांग। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा और ईस्ट ऑफ दिहांग, यानी कहीं ना कहीं इसके इधर वाले इलाकों में मिलते थे हमको। यहाँ पर असम की बात करें तो वेस्टर्न इनको कहते थे, वेस्टर्न यहाँ पर। और ईस्टर्न की बात करें अरुणाचल प्रदेश और असम में, मुख्यतः अरुणाचल और असम में मिलते थे सर। ईस्टर्न बोलते थे हम लोग इनको यहाँ पर, ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन का तकनीकी नाम क्या था दोस्तों? ईस्टर्न वालों का तकनीकी नाम होता था हमारे यहाँ पर हुलॉक ल्यूकोडेंसी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ल्यूकोडेंसिस, ये एक ईस्टर्न वालों का तकनीकी नाम था। वेस्टर्न को तकनीकी नाम था हुलॉक। अब केवल एक ही नाम बचा है, हुलॉक दोस्तों, यही आपको याद करना है, यही नाम होगा अब हुलॉक गिबॉन का। भारत में एकमात्र एप प्रजाति है। जी हाँ, एप मतलब इंसान का विकास हुआ है बानर से, हम ऐसा मानते हैं। और एप बहुत करीबी संबंधी है इंसान का, बंदरों से थोड़ा सा अलग लेकिन इंसान के बहुत करीब। एप प्रजाति है दोस्तों एकमात्र भारत की, जिसका नाम है हुलॉक गिबॉन। कहाँ मिलती है? नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों। ठीक है, मुश्किल नहीं है समझने के लिए सर इसको। अब आइए थोड़ा जान लीजिए इनका स्टेटस क्या है। IUCN के मुताबिक क्या है सर? ये एंडेंजर्ड हैं। जी हाँ, वेस्टर्न वाले एंडेंजर्ड मानते थे हम लोग और ईस्टर्न वाले वर्नेबल मानते थे। अब नया क्लासिफिकेशन भी आएगा आराम से, लेकिन फिलहाल के लिए आप 2 याद रखिएगा। CCMB कह रहा है अलग है, लेकिन अभी CCMB ने कहा है, क्लैरिफाई IUCN ने नहीं किया है। IUCN अभी भी 2 मानता है, और एंडेंजर्ड है वेस्टर्न वाले
और वर्नेबल हैं ईस्टर्न वाले दोस्तों, याद रखिएगा। और दोनों ही हुलॉक गिबॉन जो हैं सर, ये हमारी अनुसूची 1 का भाग हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूची 1 का पार्ट है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर लाइव क्लास देखना चाहते हैं दोस्त, आ जाइए फटाफट ऐप के ऊपर। ऐप पर आपका लिंक मैंने पिन कर दिया है चैट बॉक्स में, आप आना चाहें आ सकते हैं फटाफट दोस्तों यहाँ पर। तो वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन की बात मैं कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन यही माना जाएगा पश्चिम में, अब यही माना जाएगा दोस्तों। तो ये अपने आप में एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है दोस्तों, एंडेंजर्ड है वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन, या हुलॉक कहते हैं तकनीकी भाषा में दोस्तों इसको हम लोग। ठीक है, एप की एकमात्र प्रजाति है भारत में, एप की एकमात्र प्रजाति है, मुख्यतः मिलता है सर नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, वहीं मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के अलावा मिलता भी नहीं है, तो मिलता है केवल नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों पर। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका पहला टॉपिक। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक टॉपिक आपका बताइए मुझे, ये टॉपिक क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों आपके साथ। जी हाँ, मेरा फेवरेट है, बिल्कुल सही पहचान लिया आपने दोस्त। किसको है याद, ये कौन है मेरा ये दोस्त, इसको याद है कि मेरा फेवरेट जीव है ये अंकित मिश्रा। जी हाँ अंकित, थैंक यू वेरी मच, आपको याद है मेरा फेवरेट जीव है हुलॉक। इंसान से मिलता जुलता है ना, मतलब आप भी लोग भी हुलॉक के ही समकक्ष हैं, मैं भी हुलॉक का समकक्ष हूँ, तो अपने बहुत करीबी दोस्त हैं ना अपना ये। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आगे चलेंगे आपके साथ, आगे चलें, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर पे आ रहे हैं। जी हाँ अंकित, हाँ लॉयन टेल मेरा दूसरा फेवरेट है, लॉयन टेल मकाऊ मेरा दूसरा फेवरेट है, जो मिलता है आपके पश्चिमी घाट में। वो बड़ा सा वो अच्छा फल खाता है, जैसे आप कटहल कहते हैं तो ठीक है, वो बड़ा अच्छा सा फल खाता है सर, इसलिए वो अच्छा पसंद है मुझे वो। चलो आ जाओ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे आपको लेकर। अच्छा, अगली खबर एक बड़ी कंट्रोवर्सी है सर, आइए दोस्तों। इसका नाम ISPRL का नाम, चलिए दोस्तों बात करते हैं ISPRL के बारे में आपसे। आइए दोस्तों, इस संस्था का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है तो जान लीजिए, बहुत अच्छी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ मैं इसके बारे में, बहुत ज़रूरी है चर्चा और इम्पॉर्टेंट चर्चा है दोस्तों इस बार के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे मित्र, वो आ जाएं फटाफट ऐप के ऊपर क्योंकि मुझे केवल 15 मिनट दिया गया है यूट्यूब पर, तो 15 मिनट का विंडो है मेरे पास, 11 मिनट आपके हो चुके हैं, 4 मिनट बचे हैं, बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऐप पे आना चाहें आ जाइए, चैट बॉक्स में आपके इसका लिंक अटैच किया गया है। होता क्या ना, मैं यूट्यूब को बहुत टाइम खा जाता हूँ मतलब, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे फिक्स कीजिए सर, ऐप पे लेंगे यूट्यूब पे लेंगे, तो आप फिक्स कीजिए यूट्यूब पे, समय ज़्यादा ना ख़राब करें। तो मुझे 15 मिनट का विंडो दे दिया यूट्यूब का, यहीं यूज़ करें सर, कहीं यूज़ नहीं करेंगे आप। मैं ठीक है भैया 15 मिनट, चलो 15 मिनट ही सही, जितना बच्चों को पढ़ा सकते हैं यूट्यूब पढ़ा देंगे आज। ठीक है दोस्तों, सुन लो फटाफट आ जाओ यार, सब लोग उसको आना है। इंडियाज़ न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व विल बी प्राइवेटली रन। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, बहुत काम की खबर है आपके। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ऑयल रिजर्व होना ज़रूरी है, देश में तेल भंडार होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग अपने यहाँ कभी संकट आता है, आजकल को लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के पहले मुझे मानो लॉकडाउन लगने वाला है या मैं घर के बाहर जा नहीं पाऊँगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अनाज ला के रख लो यार, हो सकता है नहीं निकल पाओ एक आध महीने तक, तो एक आध पैकेट चावल एक्स्ट्रा लेकर आ जाओ, एक आटे का आशीर्वाद आटा अपना घर का आटा एक्स्ट्रा पैकेट उठा लो उसका, या दाल का पैकेट एक्स्ट्रा उठा लो उसका एक आध, जिससे थोड़ा सा रिजर्व रहे घर में ना। अदरवाइज़ पता लगा लॉकडाउन चल रहा है, अनाज ही नहीं है, फिर जाना पड़ेगा बाहर लेने के लिए, फिर आप बाइंग करेंगे, फिर आप पैनिक मोड में बाहर निकलेंगे, डर रहता है। तो बेहतर है यार कि थोड़ा सा रिजर्व कर लो, बचा के रख लो, स्टोर कर लो। ऐसी देश के तौर पर कभी युद्ध हो जाए, कभी अरब सागर में चक्रवात आ जाएं, कभी किसी ईरान इराक वॉर हो जाए, फारसी खाड़ी बंद हो जाए, तेल आना रुक जाए देश के अंदर, तो हम डरते हैं। तेल का दाम बहुत ऊपर चला जाए तो हम डरते हैं। हमने क्या कि हम अपने देश में तेल को बचा के रखते हैं, तेल का रिजर्व बना के रखते हैं, तेल का भंडार करके रखते हैं। इन भंडार ग्रहों को ये यूज़ नहीं हो रखे, बना के रख दिया रिजर्व, इन्हें हम कहते हैं दोस्तों इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व, ISPR बोलूँगा बार बार, नाम आएगा दोस्तों, सुन लीजिए आराम से, बहुत बड़ी खबर है। अभी शुरुआत कर रहा हूँ इस खबर की, ध्यान सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ISPRL की बात कर रहा हूँ। ISPRL क्या है सर? इंडिया की एक कंपनी जो इंडिया में क्या काम करती है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, हिंदी में कहा जाए रणनीतिक तेल भंडार तैयार करती है। भारत की कंपनी जो तैयार करती है SPR बोले तो रणनीतिक तेल भंडार तैयार करती है। कौन सी कंपनी? ISP, हेडक्वार्टर बगल में, ये मेरे मतलब इतने बगल में नहीं है, थोड़ा सा शहर के बाहर जाओगे, नोएडा में हेडक्वार्टर है सर इसका, दिल्ली के पास नोएडा में हेडक्वार्टर है सर इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चलिए सब कुछ ठीक है सर, यहाँ तक बात ठीक है। अब क्या होगा सर, एक एग्रीमेंट था, सुनिएगा,
जब 2018 में कैबिनेट कमेटी ने तय किया था कि भारत में कुछ रिज़र्व होना चाहिए, हमारे पास कितना रिज़र्व होना चाहिए, हमने कहा था लगभग 11-12 मिलियन टन का रिज़र्व होना चाहिए, जिससे हम 60-70 दिन आपस काम चला सकें, तेल ना आए बाहर से, तो हम 60-70 दिन तेल यहाँ पर काम चला सकें सर। ठीक है, हमने कितना बना लिया, हमारे पास उस समय 5 मिलियन टन के आसपास था, हमने कहा 11 डबल करना है, ऑलमोस्ट डबल कर दीजिए और हमारा 60-70 दिन का काम चलना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, लोकेशन आइडेंटिफाई की, उड़ीसा में, कर्नाटक में, विशाखापट्टनम में, यहाँ बनाएंगे। और ISPR ने बनाना शुरू भी कर दिया। पहले गड्ढा खोदो, ज़मीन लो प्लेन, गड्ढा खोदो, गुफा खोदो, चट्टाने वाला गुफा खोदो वहाँ पर, और गुफा में अंदर बिल्कुल गहराई में जाके दबा दो तेल के बड़े बड़े टैंकर, कच्चा तेल दबा दो, रिफाइन करके बाद में निकाल लेंगे। तो कच्चा तेल दबा दो वहाँ पर, जैसे सऊदी अरब में है, इजिप्ट में है, या फिर UAE में कच्चे तेल के भंडार हैं, उनसे लो और स्टोर कर दो अपने टैंकर्स के अंदर दोस्तों। इसे हम कहते हैं अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व या रणनीतिक तेल भंडार। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या हमको नहीं है यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। पहले सरकार ने कहा सारा काम ISPR करेगी, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि इसे प्राइवेट कंपनियों को करने दिया जाएगा। जी हाँ, अब जो नए भंडार बनेंगे देश में, जो 2-3 बन चुके हैं वो बन चुके हैं, वो ISPL चलाती रहेगी। अब जो बनेंगे देश में, विल रन द 2 न्यू अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी। जी हाँ, कच्चे तेल का भंडार अब जो होगा देश में, वो कौन करेंगी, प्राइवेट कंपनियां करेंगी। कहाँ बनेंगे दोनों ये, उड़ीसा और कर्नाटक में। जी हाँ, कहाँ बन रहे हैं, लोकेशन ढूंढ ले एक बार, फिर आगे बढ़ूंगा दोस्तों आपके साथ। लोकेशन सुन लीजिए कहाँ बनने वाले हैं ये दो भंडार। एक बन रहा है उड़ीसा के चांदीखोल में सर, उड़ीसा के चांदीखोल में। जी हाँ, उड़ीसा के चांदीखोल। और दूसरा बन रहा है कर्नाटक के उडुपी के पास पदूर में दोस्तों, पदूर में। तो एक दूसरी लोकेशन और पहली लोकेशन चांदीखोल उड़ीसा, 2 लोकेशन पर बनना 2018 में तय किया था कैबिनेट ने, बनाएंगे हम। कैबिनेट ने कहा था सरकारी कंपनी बनाएगी, लेकिन 21 में आके छोटा सा आदेश जारी कर दिया मंत्रालय ने, नहीं हम नहीं बनाएंगे, प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर कर रहे हैं। यानी देश में रणनीतिक तेल भंडार, नाम से स्पष्ट होगा, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कौन करेगा, पेट्रोलियम निजी कंपनियां करेंगी। फिर कहा स्ट्रेटेजिक, यार स्ट्रेटेजिक चीज़ होती है सरकार अपने हाथ में रखती है, रणनीतिक चीज़ सरकार अपने हाथ में रखती है, लेकिन यहाँ रणनीतिक चीज़ें प्राइवेट कंपनी को दी जा रही हैं। आप स्टोर कीजिए, आप बनाइए कैपेसिटी, हमारी क्षमता थोड़ी सी कम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ पर कच्चा तेल का स्टोर करने के लिए क्या करने वाले हैं सर, हम लोग ये काम देने वाले हैं प्राइवेट ओन्ड कंपनीज को। जबकि 2018 में कैबिनेट ने क्या कहा था, कैबिनेट ने कहा था, परमिशन दी थी कि भाई एक्सपेंड कर रहे हैं, 5 मिलियन टन है, 11 करना है, एक्स्ट्रा बनाना है। कौन बनाएगा ये बनाएंगे हमारी ISPR काम करेगी दोस्तों। ठीक है, ISPR काम करेगी। आइए थोड़ा सा आपको डिटेल में जाऊं दोस्तों, यहाँ से डिटेल में चलता हूँ इस कहानी के। पुरानी बात हो गई है, लेकिन 18 में चलता हूँ, 18 की स्लाइड में अपने आपको यहाँ पर मैं। तो दोस्तों जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट मोमेंट आपके लिए, लास्ट मिनट दोस्तों जुड़ सकते हैं मेरे साथ ऐप के ऊपर, लिंक अटैच है आपके यूट्यूब के चैट बॉक्स में टॉप पर। दोस्तों सुन लीजिए, मैं बात करने वाला हूँ SPR क्या होते हैं, क्यों चर्चा में है और क्या क्या हुआ इस पर पूरा सारी बात दोस्तों। चलिए दोस्तों जो देख चुके हैं, मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर आपको इस टेलीकास्ट को। अगर आप देखना चाहें, मुझे कंटिन्यू करना चाहें, तो आ सकते हैं मेरे साथ आप ऐप के ऊपर दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहाँ बन रहे हैं SPR, बात करें कहाँ बन रहे हैं SPR दोस्तों, क्यों चर्चा में है, कहाँ बन रहे हैं, क्या है SPR, सुनिएगा आराम से। क्यों चर्चा में, पहली बात तो SPR मतलब सर, इंडियन कंपनी का नाम देख रहे हैं दोस्तों, आराम से आप सुनिएगा ध्यान से। ISPR की बात मैं कर रहा हूँ, ये कंपनी है, इसने एक साइन किया था MOU 2018 की बात कर रहा हूँ, तब की स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। इसने आबू धाबी की कंपनी के साथ, यानी UAE कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था सर एक, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, तेल आप भरेंगे, समझिएगा। हम गुफा बनाएंगे, नीचे गड्ढा खोदेंगे, हमारी सरकारी कंपनी, तेल कौन लाके भरेगी उसके अंदर, UAE की कंपनी। एग्रीमेंट किया था, ठीक है सर। कहाँ पर, पदूर के लिए एग्रीमेंट हो चुका था, ठीक है सर। आगे चलिएगा, तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ISPRL के हेड हमारी नोएडा वाली कंपनी के, और ये एडनॉक आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, शेख साहब इसके हेड हैं। सब पुरानी तस्वीर है, समझिएगा। मंत्रिमंडल ने उस समय क्या किया था, फैसला दिया था सर, SPR जो बनाएंगे तो कौन बनाएगा, हमारी कंपनी बनाएगी। और कितना भरेंगे इसके अंदर सर, हम लोग इसके अंदर तेल भरेंगे, हम लोग लगभग 2.5 मिलियन टन तेल भरेंगे सर, ठीक है। अब किसको हैंडओवर कर दिया, प्राइवेट कंपनी को। चलिए सर,
एक बार सुन लीजिए बातें मेरी, मिलाकर थोड़ा काम आएगा दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। भारत में कहाँ कहाँ बन रहे हैं एसपीआर, समझिएगा दोस्तों, कहाँ कहाँ बन रहे हैं एसपीआर। तो इससे आप देख रहे हैं पदूर, ये है कर्नाटक की लोकेशन, उडुपी जिले में है कर्नाटक के, वहाँ बन रहा है ये पदूर में सर। पदूर में 2 बन रहे हैं, एक ऑलरेडी बन चुका है, एक दूसरा बनना है। जो बन चुका है वो बना चुकी हमारी कंपनी ISPRL, जो बनना है वो बना चुकी हमारी कंपनी ISPRL, जो बनने वाला है वो बनाएगी प्राइवेट कंपनी। 2 बनने हैं पदूर में, एक बन चुका है, एक बनने वाला है, ठीक है। आप देखें इस प्रकार का स्टोरेज होता है दोस्तों, बड़ा स्टोरेज रखते हैं इस प्रकार का यहाँ पर हम लोग। तो विशाखापट्टनम में तैयार है, मंगलौर में तैयार है, पदूर में तैयार है। तो फेज़ 1 में यहाँ बन चुके हैं दोस्तों, और यहाँ लगभग 5.5 मिलियन टन स्टोर करते हैं हम लोग, यहाँ इतना स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सुनिए 2 कहाँ बनने वाले हैं, पदूर में और चांदीखोल में। बीकानेर अभी अप्रूव नहीं हुआ है, वो बात की बात है, बीकानेर और राजकोट है अप्रूव, लेकिन बात में परमिशन नहीं मिल रही है बनाने की। पदूर और चांदीखोल बनाने वाले हैं फेज़ 2 में हम लोग। और अब दोनों कौन बनाएंगी, ये प्राइवेट कंपनियां। 3 बन चुके हैं, आप देख रहे हैं कि लोकेशन बन चुकी हैं, ये भर भी चुके हैं तेल इनके अंदर। अब लेकिन 2 बनाएंगी सरकारी कंपनी नहीं, निजी कंपनी। पहले कौन बनाने वाला था, ये सरकारी कंपनी। 18 की स्लाइड आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ऑलरेडी हमारे पास 3 हैं जो 5.33 मिलियन टन के हैं। वी है विशाखापट्टनम, वी है मंगलौर, वी है पदूर, ऑलरेडी 3 हमारे पास हैं, ठीक है। चांदीखोल में बनना है नया और पदूर में बनना है नया। ये बात कर रहा हूँ जून 18 की दोस्तों मैं आपसे, ठीक है। जून 18 में अप्रूवल दिया था सरकार ने, उस समय कहा था बनाएगी सरकारी कंपनी। क्या जोड़ पा रहे हैं खबर को आप लोग। पदूर आता है कर्नाटक में दोस्तों, पदूर है कर्नाटक में, मैंगलोर है कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। जोड़ पा रहे हैं खबर को आप लोग पूरा ढंग से। यहाँ पर क्या बदलाव आया है नीति में, एसपीआर को लेकर मैं क्वेश्चन वेट कर रहा हूँ 18 से ही, मेरे को 19 में शायद देगा या 20 में देगा, नहीं आया, इस साल आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ISPRL कंपनी के बारे में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले दोस्तों इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है IEA, मेंबर नहीं है भारत इसका, इसने कहा था कि भारत को 90 दिन का स्टोरेज करना चाहिए। यानी कोई आपदा आ गई, विपदा आ गई, माल नहीं आ रहा, कच्चा तेल नहीं आ रहा, इराक ईरान वॉर हो गया, अमेरिका ने बम गिरा दिया ईरान के ऊपर, तो 90 दिन का स्टॉक रखे कम से कम आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो बताया मैंने आपको यहाँ पर क्या होते हैं एसपीआर, समझाया मैंने, कहाँ बन रहे हैं समझ में आया। कौन बना रहा है, मैंने कहा बना रही है ISPR इसको दोस्तों, ठीक है। हेडक्वार्टर नोएडा में इसका। तो देश में ISPR बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है दोस्तों। इसका मालिक कौन है, ISPR का मालिक कौन है दोस्तों, इसका मालिक है OIDB। जी हाँ दोस्तों, OIDB इसकी मालिक है। OIDB क्या है सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में काम करती है। जी हाँ दोस्तों, तो अल्टीमेटली मालिक कौन है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसका मालिक है सर, सरकारी मंत्रालय इसका मालिक है ISPRL, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर PRL बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कंपनी का नाम इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व लिमिटेड कंपनी, ठीक है सर। और इसको तकनीकी सहायता, गुफा खोदनी है, वहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा, कितना कैसे टैंकर रखेंगे, तो तकनीकी सलाहकार के रूप में कौन आता है, मदद करता है, EIL की मदद करता है। तो EIL एज अ पार्टनर है टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए। बाकी ISPRL बड़ी कंपनी पैसा लगाती है और ये रिजर्व बना रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक मुश्किल नहीं होगा समझना दोस्तों इसको, यहाँ तक बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो ये खबर है दोस्तों हमारे पास, पदूर कहाँ बन रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है सर, SPR से फ़ायदे क्या होते हैं समझिएगा। अगर बफर आपके पास है, संकट आ गया, तेल का कुछ भी नहीं आ रहा, आपके पास 70-80 दिन का रिजर्व है दोस्तों, 70 दिन का रिजर्व होगा। तेल का दाम सडनली बहुत राइज कर गया, ऐसा भी हो रहा था, आपको याद होगा दोस्तों कुछ दिनों पहले, आपको याद करा दूँ, रिवाइज करा दूँ दोस्तों मैं आपको। अभी कुछ दिनों पहले ही जब तेल का दाम बहुत बढ़ रहा था, तेल का दाम ऊपर जा रहा था, तो भारत ने सऊदी अरब से अपील की थी, सऊदी दोस्त तेल का दाम कम कर दो, क्योंकि रिकवरी करनी है भारत को। अब तेल का दाम ज़्यादा करोगे, जब 100 रुपये लीटर पहुंचा तेल का दाम, याद होगा देश में, तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान तेल मंत्री वो सऊदी अरब से अपील कर रहे थे कि सऊदी अरब तेल का दाम कम कर दो, जिससे रिकवरी अच्छी हो पाए, वरना रिकवरी नहीं हो पाएगी दुनिया की। तो सऊदी ने क्या कहा था, अबे सुनो, जाके अपने जो SPR भर के रखे ना तुमने, उनका यूज़ करो। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व भर के रखे, सस्ता तेल था, जब $15 तेल चल रहा था, तो उन्हें भर दिया अपने रिजर्व, वहाँ से निकाल लो तेल। यानी किन की बात वो कर रहा था, इन्हीं ऑयल रिजर्व की बात कर रहा था, समझ सकते हैं। जब तेल का दाम बढ़ेगा, आप कहेंगे सऊदी अरब से तेल का दाम कम कर लो, दोस्त हैं तुम्हारे, तो क्या जवाब देगा 2 साल बाद, 5 साल बाद, तब किसके पास है वो रिजर्व, तब ध्यान रखिएगा। अगर निजी हाथों में होंगे तो अपने हिसाब से तेल बेचेंगे सरकार को, अगर सरकार कंट्रोल रखती होगी तो सरकार निकाल के यूज़ कर पाएगी। आप सोचिएगा 3 महीने पहले क्या हुआ, सरकार को कैसा टका जवाब दिया सऊदी अरब ने, और यदि हमें प्राइवेट हैंडओवर में कर देते हैं तो हमारी कंपनी कहेगी जनाब हमें नहीं बेचना सस्ता आपको, हमने तेल रिजर्व लिया, पैसा हमने लगाया है, हम तो उसी दाम पर बेचेंगे जो ग्लोबल प्राइस है आपको। तब आप क्या करेंगे,
आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपके दोस्तों इंटरनेशनल प्राइस पे बेस्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समझिए इन बातों को। तो इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, जब ग्लोबल प्राइस बढ़ रहे हो तो आप इससे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। कोई आप सप्लाई रुक गई है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो रिजर्व है 70 इनका होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी ये कहाँ करते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड रॉक्स वाले स्ट्रक्चर में करते हैं, चट्टानें होती हैं, इससे वहाँ पर क्या हो, सेस्मिक एक्टिविटी का अंतर ना पड़ेगा। भूकंप हो तो थोड़ा सेफ जोन में बनाते हैं हम लोग, ऐसे जोन बनाते हैं जहाँ भूकंपीय गतिविधियाँ, सेस्मिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना होती हों दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों आपको ये पूरा मामला अपना, पूरा हम लोग समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर अब इसको मैं लिंक कर लीजिए आराम से, आप पहली खबर से लिंक कर लीजिए दोस्तों, ISPR की खबर से दोस्तों। यहाँ पर तो अब बनाएंगी प्राइवेट कंपनी इसको सर, प्राइवेट कंपनी बनाएगी यहाँ पर पडूर जो कि उड़ीसा कर्नाटक में आता है, और चांदीखोल जो कि उड़ीसा में आता है, इसे बनाएंगी निजी कंपनियाँ दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद अभी 74 डेज़ का हमारे पास भंडार होना है, इनके बनने से 2 और रिजर्व आ जाएंगे, से हम 86 डेज तक पहुँच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास इतना स्टॉक हो जाएगा अब कि हम 86 दिन तक बिना तेल मंगाए अपने देश की रिजर्व से काम चला सकते हैं। वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, तो ऑलरेडी वह विशाखापट्टनम, मंगलोर, पदूर में ऑलरेडी हमारे पास हैं। बताया मैंने, OIDB कंपनी ISPR है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। बता दिया दोस्तों, सारी कहानी सुना दी मैंने आपको उसके बारे में। क्या ये खबर क्लियर है दोस्तों आप लोगों को, क्या ये खबर क्लियर है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खबर क्लियर है आपको यहाँ पर? जैसे सऊदी ने जवाब दिया आपको 2 महीने पहले कि जाओ इंडिया, तो हमसे कह रहे हो सस्ता तेल बेचने को, जो तुमने रिजर्व बना के रखे ना अपने यहाँ, वहाँ से तेल निकाल लो। ऐसी कल प्राइवेट कंपनी कह देगी आपकी, हमने तो रिजर्व अपने लिए बनाया है, हम क्यों दो सस्ता आपको। यहाँ पर समझना होगा हम किस प्रकार देश को चला रहे हैं, यहाँ पर क्यों कर रहे हैं सब, पैसा नहीं है, बात सीधी बात है यार। ISPR के पास फाइनेंशियल क्रंच आ गया, तेल बनाना, भंडार करना बड़ा महंगा काम होता है, तो हम क्यों करें, बड़ा महंगा सौदा है अपने आप में, ये करने दो प्राइवेट कंपनीज़ को। ठीक है दोस्तों, और संकट आया ना, प्राइवेट में महंगा बेचेगी, चलो नेशनलाइज हो जाओ तुम यार, रिलायंस तुम महंगा दे रहे हो मुझे, तुम नेशनलाइज कर देंगे तुमको हम लोग यहाँ पर ना। तो अगर A² वाले महंगा बेचेंगे हमको, तो हम उन्हें M² बना देंगे दोस्तों, याद है ना, A² M²। हमारे A² अगर महंगा करेंगे तेल भारत सरकार कहेगी रुको यार, तुम लोग A² हो, लेकिन हम लोग M² बना देंगे तुमको। अडानी अंबानी को बना देंगे मैंगो मैन, कॉमन मैन, आम आदमी, M² दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं आप लोग के साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। देखिए, सरकारें घटिया नहीं होती हैं, सरकारें ज़रूरत के मुताबिक चलती हैं। ज़रूरत इस समय लगता है, पैसा सरकार को लगता है कि यार हेल्थ पे खर्च करना है, तो तेल रिजर्व पे प्राइवेट को करने दो खर्च, ठीक है, चलो करने दो। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ से, बताइए फटाफट यार, मतलब क्या कर रहे हो यार। टेस्ट है अपना 11:15 बजे, याद है ना आपको, करंट अफेयर्स का टेस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हुलॉक गिबॉन, एक बंदर के बाद दूसरा बंदर देख लिया हम लोगों ने। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। एक शब्द है दोस्तों फ्रैक्शनल ओनरशिप, सुन लीजिए यहाँ पर क्या होती है फ्रैक्शनल ओनरशिप, 1 लाइन समझिएगा दोस्तों, ये बस चर्चा में है शब्द ये फ्रैक्शनल ओनरशिप। क्या होता है सर फ्रैक्शनल ओनरशिप, समझा दीजिए एक बार। फ्रैक्शनल ओनरशिप का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप किसी घर के अकेले मालिक हैं, आप अकेले मालिक हैं, ठीक है, तो आपका घर है, लेकिन एक घर के 10 मालिक हों। अब मैं मालिक कैसे हो सकता हूँ, नहीं, जो रियल एस्टेट को बना रही थी, जो रियल एस्टेट कंपनी बना रही थी, मेरे पास उसके शेयर है। मान लो एक रियल एस्टेट कंपनी ने, आम्रपाली ग्रुप ने 50 घर बनाए, उन 50 घरों में उसने कहा कि आप लोग खरीद लीजिए मेरे शेयर आम्रपाली के, तो 50 घरों पे कब्जा किसका, आम्रपाली ग्रुप का, और आम्रपाली के शेयर मेरे पास हैं, तो मेरा भी कुछ हिस्सा है उस घर के अंदर। या फिर उसको ऐसे देखिए कि 10 लोगों से पैसा लिया आम्रपाली ग्रुप ने, एक फ्लैट बना दिया, फ्लैट का जो किराया आएगा बढ़ जाएगा 10 लोगों में, तो आप मालिकाना हक है, किराएदार आपको किराया दे रहा है, उस 10 लोगों में बट रहा है। लाइक म्यूचुअल फंड से शेयर खरीदते हैं, या म्यूचुअल फंड लेके उसने घर बना दिया आपके लिए नहीं, आप किराए पे दे सकें उस प्रॉपर्टी को, आप रेंट आउट कर सकें। रियल एस्टेट में कुछ खरीदारी में कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी उसको बस नहीं है उसके पास चलाने के लिए, वो बस खरीदती है, बस आती है मान लो जो वॉटेवर 50 लाख की, तो 50 लाख नहीं है उसके पास, 10 लोगों से पैसा लिया 5-5 लाख रुपए, बस के मालिक आप 10-10% सब लोग हैं, बस से जो फ़ायदा होगा कंपनी को वो आपको दे देगी। यहाँ पर फ्रैक्शनल ओनरशिप, आंशिक मालिकाना हक, आंशिक ओनरशिप। उम्मीद कर रहा हूँ छोटा सा समलॉजी है, समझ में आ गया वो डायग्राम देखकर आपको। यहाँ पर ये शॉर्ट ऑफ म्यूचुअल फंड थे पहले, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया हम लोगों ने, इसको हम लोग फिजिकल एसेट्स में लेकर आ गए हैं, जहाँ पर दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ डेज आप व्हीकल्स में, इक्विपमेंट में, फर्नीचर में, आप सोच सकते हैं एक फर्नीचर, आपने फर्नीचर लिया, कॉर्पोरेट को किराए पे चाहिए, किराए पे दे दो, किराया जो आएगा सब बांट लेंगे हम लोग। तो मालिक कौन है रियल एस्टेट का, लग्जरी विला का, भंडार गृह का, जेट का, कमर्शियल गाड़ियों का,
बनाइए प्रॉपर्टी, दीजिए किराए पर, किराया आया सबको बट जाएगा, आपकी इनकम होती रहेगी, रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और मालिकाना हक भी है आपके पास, एक पर्टिकुलर आप उसके हिस्से के मालिक हैं। मतलब हो सकता है कि आपको पूरे घर की बालकनी मिल जाए या आपको बाथरूम मिल जाए पूरे घर का, या बेडरूम का हिस्सा मिल जाए कमरे का, आप उतने हिस्से के मालिक हो। समझाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, परसेंटेज वाइज यहाँ पर तय किया जाएगा आप कितने परसेंट मालिक हैं उस एसेट, उस प्रॉपर्टी, उस विला, उस गाड़ी या उस जेट के दोस्तों। ठीक है, आजकल जैसे बड़ी कंपनियों जेट चाहिए होता है, अब जेट किराए पे चाहिए, अब जेट खरीद के कौन रखेगा ना, किराए पे चाहिए। अब जो कंपनी किराए पे लेकर आ रही है वो कितने ग्राहक मिलेंगे उसको, उसका पैसा नहीं है। तो मैंने क्या 10 लोग को इकट्ठा किया, हम चलो जेट खरीदते हैं, जेट को किराए पर देंगे, जो किराया आएगा सब बांट देंगे आपको यहाँ पर। तो एक प्रकार से फ्रैक्शन ओनरशिप। ठीक है दोस्तों, चलो ये एक बहुत छोटा सा वर्ड है, चर्चा बहुत आजकल बढ़ रहा है तेज़ी से, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पर फ्रैक्शन ओनरशिप अलाउ इन्वेस्टर टू ओन अ बिट ऑफ प्राइजी एसेट्स, जो महंगी परिसंपत्तियां होती हैं उनका छोटा सा मालिकाना हक आपके पास भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। फाइनली भारत सरकार ने इतना तर्क वितर्क करने के बाद, राज्यों की मांग को नकारने के बाद फैसला किया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो हैं दोस्तों उस पर से हटा देंगे, अब जीएसटी हटा देंगे। बात सही कारण ने कहा कि IGST हटा दिया जाएगा, किससे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आयातित हो रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जो गिफ्ट मिल रही है आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उन पर से IGST हटा दिया जाएगा। चलिए लागू हो गया ये 15 मई से। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आ रहे हैं गिफ्ट के तौर पर आपको, उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है, कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा, एक ऐप आई है दोस्तों, एक सिस्टम जारी हुआ है, इसका नाम है डीप शेक। डीप शेक याद रखिए, डीप शेक। अच्छा, डीप शेक से मुझे याद आया दोस्तों, डीप फेक याद है, डीप फेक कुछ चर्चा करता हूँ मैं आपके साथ। डीप शेक मालूम है क्या है, एक सिस्टम है, AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है दोस्तों। ये बता सकता है कि भूकंप आने की संभावना कितनी है किसी इलाके में। डीप शेक, गहराई में शेक करना, यानी भूकंप की बात कर रहा है दोस्तों। इज एन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। जी हाँ, ये AI बेस्ड सिस्टम है जो पूर्व चेतावनी जारी कर सकता है भूकंप आने की, वहाँ के सिम्टम, वहाँ का गैस कितने प्रकार की हैं, वहाँ पर ग्राउंड कैसा रहा है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि भूकंप कहाँ आ सकते हैं, कितने इंटेंसिव भूकंप आसपास आ रहे हैं, वहाँ बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वहाँ पर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो डीप शेक ना इसका नाम रखा है। बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क AI मशीन बेस्ड तकनीक है दोस्तों, AI बेस्ड तकनीक है जो प्रिडिक्ट कर सकेगी कि भैया कितना क्वैक या कितना बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर आ सकता है दोस्तों। तो डीप शेक तैयार किसने किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया है इसको 3 वैज्ञानिकों ने, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपने आप में एक इन्वेंट नहीं है, किस कंपनी नहीं है कोई, तैयार किया डीप शेक उन्होंने। 3 वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं, 3-4 वैज्ञानिक हैं दोस्तों, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, नाम सकते हैं डीप शेक। डीप शेक और डीप फेक याद आया, कुछ डीप फेक पढ़ा है मैंने आपको दोस्तों। डीप फेक, डीप फेक मालूम है क्या है आपको दोस्तों, डीप फेक क्या है बताया था आपको मैंने। एक तो फेक न्यूज़ आती है प्रिंट फॉर्म में, आजकल वीडियो आने लगे हैं। आपको लगा ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि मैं भारत सरकार, भारत से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव इंडिया, मैं अमेरिका छोड़ के भारत में सेट होने की सोच रहा हूँ, और मोदी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत से बहुत प्यार है मुझे, और भारत में बिजनेस खोलूँगा अपना मैं, ऐसा ट्रम्प साहब कह रहे हैं। मान लो ट्रम्प साहब को वीडियो आया, आपको लगा बड़ा ट्रम्प साहब बहुत हाथी प्रेम दिखा रहे हैं, वोट फॉर ट्रम्प, आप कहेंगे तुरंत वोट फॉर ट्रम्प, जैसे आप कहेंगे तो ऑफकोर्स वो वीडियो आपके लिए नहीं था, वो वीडियो फेक वीडियो था। आपको ऐसा लग रहा है कि बनाया गया, आपको लग रहा है कि सच बोल रहे हैं ट्रम्प साहब, सामने से बोल रहा है कोई यार, लेकिन उसको बनाया गया AI के मशीन के द्वारा। जो ट्रम्प का एक्सेंट है, जो ट्रम्प का बॉडी लैंग्वेज है, उसको प्रेडिक्ट किया मशीन ने, और कैसे बोलेंगे आई लव इंडिया वो, तो उसको कॉपी करके आपको एक वीडियो बना कर दिया, फेक वीडियो। तो दैट्स वन, नॉट फेक न्यूज़, नॉट फेक प्रिंट, नॉट फेक फोटो, फेक वीडियो, फेक ऑडियो, दैट वन इज़ डीप फेक। आप पहचान नहीं पाएंगे क्या है वो। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया में कई देश काम कर रहे हैं डीप फेक पर, रशियन लोग तैयार कर चुके हैं, और भी देश तैयार कर रहे हैं डीप फेक। तो डीप शेक और डीप फेक, ठीक है, दोनों पहचान लीजिएगा। और डीप केक, डीप वेब कुछ होता है, डीप वेब, डीप वेब भी होता है सर, है ना, कुछ होता है। चलो डीप वेब क्या होता है दोस्तों, डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, है ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक है प्रोजेक्ट डीप। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलेंगे आपके साथ, अगले टॉपिक पे आएंगे दोस्तों। अगले टॉपिक पे आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से। दोस्तों याद रखिएगा, अभी 11:15 बजे अपना इसी पोर्टल पर यानी ऐप पर अपना टेस्ट है, 11:15 बजे अपना टेस्ट है करंट अफेयर्स का आज का। मिस नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल मिस नहीं करना है, सब लोगों को आना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से।
स्पुतनिक वी जो रशिया ने बनाई है दवाई आ गई है भारतीय बाज़ारों में, जारी कर दी डॉक्टर रेड्डी ने, देश के कुछ शहरों में जारी कर दिया है। दवाई की कीमत है 1000 रुपीज़ में 5 रुपये कम। यार ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब यार 1000 बोलते तो साइकोलॉजिकल असर पड़ जाता है भारतीयों पर नहीं लगवानी वैक्सीन। 999, 899 ऐसे जो प्राइस रखते हैं, मतलब ये कुछ कमर्शियल करना चाहते हैं। 995 पर डोज। जी हाँ, 2 वैक्सीन लगेंगी, डबल डोज है। एक की कीमत 995, दो कीमत 1990 दोस्तों। जबकि आपकी कोविशील्ड प्राइवेट दे रहा है कितने की, वो 600 रुपये की पर डोज, यानी 1200 की, और कोवैक्सीन आ रही है 2400 की। तो 1200 नहीं, 2400 नहीं, बीच का रेट 1990 लगभग 2000 रुपये। तो स्पुतनिक वी ने रेट जारी कर दिया दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी ने रेट जारी कर दिया यहाँ पर। सर अब क्या डीप की लोकेशन लगा दोगे यहाँ पर, डीप एंड डीप कर दोगे, प्रोजेक्ट डीप ओशन, प्रोजेक्ट डी, प्रोजेक्ट ये, प्रोजेक्ट वो, दीपोर बिल से लेकर सब कुछ डीप हो जाएगा क्या? ऐसा मत करो यार, पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर जी लो, ठीक है। मतलब लंका लगा दिया तुमने बड़े जैसे वहाँ पर, सब प्रोजेक्ट डीप ये, प्रोजेक्ट डीप वो, ठीक है, दीपों की मार लगा दी तुमने तो यहाँ पर ढंग से बहुत। चलो आ जाओ आगे। मैं क्या मज़ा आता है तुम लोगों को परेशान करने में सर को। चलो इधर आओ, ठीक है सर। तो 995 डोज होगा सर यहाँ पर ये, तो उसने जारी कर दिया रेट सर। अभी ये 5% GST भी होगा। रेट तो 948 है, 5% GST भी लगाएगी सरकार चूँकि इस पर, तो ये रेट हो जाएगा 995 का देश में, ठीक है। तो 995 का रेट हो जाएगा दोस्तों ये। चलिए आराम से आगे बढ़ते हैं। 2 डोज़ों की वैक्सीन होगी, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है सर, ये 21 दिन के अंतराल लगेंगे, पहला डोज और फिर 21 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा दोस्तों। एफिशिएंसी 91.6% है, यानी काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है। बनाया किसने है दोस्तों इस वैक्सीन को, जानते हैं। RDIF के सहयोग से रशियन कंपनी ने तैयार किया है दोस्तों, और भारत में कई कंपनी से एग्रीमेंट किया है इस कंपनी ने, RDIF ने, और भारत में ये तैयार होंगी, काफ़ी कंपनी तैयार करेंगी। डॉक्टर रेड्डी एक कंपनी है, साथ ही साथ और मैन्युफैक्चरर जैसे इंडिया में और मैन्युफैक्चरर जो हैं, इनके साथ भी इसने एग्रीमेंट किया है सर, एग्रीमेंट किया है, और जो इंडिया में बहुत जल्द तैयार होंगी, और उम्मीद करते हैं जुलाई महीने तक इनकी संख्या मार्केट में अच्छी खासी आ जाएगी। कोवैक्सीन, माफ़ कीजिएगा, स्पुतनिक। आज बहुत सारे लोगों का मेरे पास मेल आया, सर अब हम लगवा चुके हैं कोविशील्ड का, एक दोबारा लगवाएं क्या, स्पुतनिक का वेट कर लें। भाई ऐसे थोड़ी यार कि मेड इन रशिया की तो अच्छी हो जाएगी वो। यार जो लगवा रहे हो, जो मौका मिल रहा है तुरंत लगवा लो, सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट ही होना चाहिए लगवाना है कि नहीं लगवाना है। जो मिले लगवा लो, जीवन बचा लो अपना, ठीक है ना। अब स्पुतनिक कल वो फाइजर आ जाएगी अमेरिका से, मेड इन अमेरिका, ये तो और अच्छी होगी सर। पर अच्छी बुरी नहीं है, जीवन बचाने की सब दवाएं हैं वो, ठीक है। आ जाओ। चलो दोस्तों, हमारी दिल्ली में वैक्सीन लग रही है यार, मैं मतलब ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ लग जाए वैक्सीन। ऐप पे जाता हूँ, डेली सर्च करता हूँ, मेरे को वैक्सीन स्लॉट मिल जाए ईमानदारी से, तो मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखता हूँ ईमानदारी से कब तक नहीं मिलता है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी से मिल जाए मुझे। मैं कोई इसमें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अपना ऐप पर रजिस्टर कर रखा है, ट्राई करता हूँ स्लॉट मिल जाए मुझे कोविशील्ड या कोवैक्सीन का। नहीं मिल रहा है अभी, कोशिश करूँ जल्दी मिल जाएगा, जल्दी हमारे यहाँ पर ईमानदारी से मुझे वैक्सीन मिल जाएगी, तब मैं जाऊँगा आराम से लगवाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है सर, -18 रखने की आवश्यकता होती है तापमान को, उसको स्पुतनिक वी को रखा जाता है -18 तापमान पर, लेकिन आप 2 से 8 डिग्री पर भी स्टोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो -18 रखना बड़ा चुनौती वाला काम होता है, तो सरकारी अस्पतालों में इतनी फैसिलिटी नहीं होती, डीप फ्रीज़र नहीं होते। देखिए डीप आ गया फिर से, वो डीप फ्रीज़र उनके पास नहीं होते कि -18 कर पाएँ वो, लेकिन वो कर सकते हैं, बाकी प्राइवेट कंपनियां कर सकती हैं, तो प्राइवेट लोग बेचेंगे इसको आराम से। तो सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलेगी स्पुतनिक आपको, ये मिलेगी केवल और केवल आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास, ठीक है दोस्तों। 2000 रुपये, इसने कहा ही नहीं सरकारों कितने की बेचेंगे, एक ही प्राइस है, सरकार खरीदना तुम खरीद दो, प्राइवेट खरीदना तुम खरीदो, एक ही प्राइस तय किया है इसने। यानी कि स्टेट को इतने की देंगे और प्राइवेट में इतनी देंगे, नहीं, एक ही प्राइस है इसका दाम दोस्तों 995 विद GST, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके साथ आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। अतः एक वैक्सीन आने वाली है दोस्तों, स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट आने वाली, वो सिंगल डोज होगी दोस्तों, सिंगल डोज होगी। अब कल ये आ जाएगी, फिर कहेंगे सर ये अच्छी और वैक्सीन लग रही, सिंगल डोज लगाओ काम खत्म। तो एक और आने वाली है दोस्तों, रशिया में अप्रूवल मिल गया है, बहुत जल्दी इसको इंडिया में भी आप देख सकते हैं स्पुतनिक लाइट को, ठीक है ना। तो स्पुतनिक लाइट, ये सब वैक्सीन थोड़ा याद रखेंगे दोस्तों। अभिषेक का जो सवाल है उसका आंसर है अभिषेक मोर देन 1000, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हम अगली खबर पे। अच्छा बता दूं मैं आपको ना, WHO ने अपील की है मालूम है देशों से, क्या अपील की है। जैसे फाइज़र है, इसने वैक्सीन डाली बच्चों के लिए भी। अब उन्होंने कहा कि बच्चों पे भी हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है, यही वैक्सीन जो लगा रहा है वो अपनी वैक्सीन BNT, उसका मानना है कि बच्चों पे इफेक्टिव वैक्सीन ये।
तो अमेरिका में बड़ी संख्या में बच्चे हैं, उनको भी लगाई जाएगी। तो WHO ने अपील की है भैया, फाइज़र या जो भी नाम नहीं लिया उन्होंने, कि आप अपने बच्चों को बचाने से पहले गरीब देशों की ओर देखो यार, वहाँ तो वैक्सीन ही नहीं पहुँच पाई है, वहाँ तो लोग मर रहे हैं। तो फाइज़र बच्चों पे इतना बुरा असर नहीं है ना इसका, तो क्यों नहीं तुम पुअर देशों में बांटते हो वैक्सीन को? वैक्सीन तुम्हारे पास है, गरीब देशों को लगा दो जाकर पहले यार, उनको बांट दो वैक्सीन। तो बड़ा सा एथिकल डिलेमा है अपने आप में कि मेरे देश के बच्चे या दूसरे देश के वयस्क, किसको बचाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बड़ा एथिकल डिलेमा है दुनिया के सामने, लेकिन एथिकल डिलेमा नहीं है। जो पैसा देगा, अमेरिकी सरकार नियम तैयार करेगी, सीधी बात है यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। WHO डॉक्टर की अपील आ गई है यहाँ पर। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, अगली खबर पे आ रहा हूँ मैं आपके साथ। अगली खबर पे आ रहा हूँ मैं दोस्तों। हाँ, ये बड़ी अच्छी खबर है, तो सुन लीजिए। खबर क्या है सर, खबर का मजमून क्या है यहाँ पर कुछ प्रकार का है दोस्तों कि हाँ, अब तक भारत सरकार ने कहा था, अपने एक नियम में कहा था, क्या कहा था दोस्तों मालूम है, कि आप अगर दवा बनाते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं, तो भारत सरकार आपसे दवा खरीदेगी। दवा मान लो एक कंपनी ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों भारत दवा बेचना चाहते हैं, भारत से हो सकता है भारत के ही हो लोग, भारत सरकार को दवा बेचना चाहते हैं। तो भारत कहती है यदि आपका कंटेंट मोर देन 50% इंडियन है, यानी आप जो दवा बना रहे हैं उसमें 50% कच्चा माल या वैल्यू एडिशन भारत में हुआ है, बाकी बाहर से लाने मतलब नहीं है, 50% कम से कम भारत में हुआ है, तो आप क्लास 1 सप्लायर हैं। क्लास 1 सप्लायर हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपका अगर 20% ज़्यादा 50 से कम है तो आप क्लास 2 सप्लायर हैं। आपका यानी देश में 20% कम से कम, मान लो 100 रुपये की दवा बेच रहे हो, उसमें से कम 20 रुपये का माल भारत का है और 50 रुपये तक का माल भारत के अंदर बना है, मेक इन इंडिया के तहत बना है उसमें, तो आप क्लास 2 सप्लायर हो। और उससे कम है तो फिर आप इंडिया के बाहर के हो, मतलब माना जाएगा आपको सप्लाई का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। ये सरकार का नियम है, प्रोक्योरमेंट का, खरीदारी का नियम है सरकार का। अब हो क्या रहा है, सरकार को लोग ही नहीं मिल रहे सप्लाई करने वाले, ये लोग सब बाहर से आ रही हैं चीज़ें। तो सरकार ने क्या किया दोस्तों, नियम ये आ गया, गवर्नमेंट ईजेज लोकल कंटेंट नॉर्म फॉर प्रोक्योरमेंट टिल September 30। जी हाँ, 30 सितंबर तक सरकार ने इस नियम को टाल दिया है। ये जो स्थानीय आत्मनिर्भरता वाला कॉन्सेप्ट था ना, भूल जाओ कुछ समय के लिए, लोग मर रहे हैं, भूल जाओ आत्मनिर्भरता, भूल जाओ मेक इन इंडिया, जो लाना है जहाँ से लाना है लेकर आओ, मुझे दो यार आप। तो भारत सरकार ने अभी कोविड रिलेटेड गुड्स जो हैं, जितनी वस्तुएं कोविड संबंधित हैं, वेंटिलेटर हो, सिलेंडर हो, कॉन्सेंट्रेटर हो, वॉटएवर, या फिर सर्विस हैं जो आप दे रहे हैं कोविड संबंधित, इनके लिए लोकल कंटेंट का जो नॉर्म था, स्थानीय प्रोक्योरमेंट का जो नॉर्म था, हटा दिया है 30 सितंबर तक के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आदेश किसने जारी किया, DPIIT। DPIIT कौन है दोस्तों, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जनरल ट्रेड। दोस्तों हमारा जो एक उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग है, इस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है दोस्तों ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आता है दोस्तों ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आने वाला डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि लोकल प्रोक्योरमेंट के नियम नहीं लागू होंगे कोविड संबंधित वस्तुओं और सेवाओं पर आगे 30 सितंबर की डेट तक। ठीक है, ये आदेश कब आए थे वैसे, 2017 का आदेश है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, कि कम से कम 50% होना ज़रूरी है, तब आप कहलाते हैं क्लास 1। जी हाँ, 50% यदि होता है तो आप कहते हैं क्लास 1 लोकल सप्लायर। किसे कहते हैं, मोर देन 50%, और 20 से 50% के बीच में है तो कहलाते हैं लोकल टू क्लास 2 सप्लायर। ठीक है, उद्देश्य क्या है, मेक इंडिया को बढ़ावा देना। अब सरकार कह रही नहीं यार, कोविड के लिए जो जहाँ से ला रहा है दे दो मुझे, आपके लिए नियम लागू नहीं होंगे। क्या दोस्तों क्लियर है, तो अस्थायी रूप से छूट दे दी है क्लास 1 क्लास 2 सप्लायर को। ये क्लियर नहीं भाई, आपको जहाँ से लेकर आना मुझे मतलब नहीं, बस सप्लाई करके ला के दो, कोई क्लास 1 क्लास 2 नहीं होगा। क्या दोस्तों बात समझ में आ गई आपको मेरी, यहाँ पर आ गई है। तो एक बटन है दोस्तों, 11:15 पे मुझे मिलना है आपको करंट अफेयर्स टेस्ट में दोस्तों। ऐसे ही बैठे रहिएगा, ऐसे ही बिल्कुल इसी ऐप पर अगला क्लास आपको लिंक रहेगा दोस्तों। क्लास का 11:15 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट है, और फिर 11:50 पर अपना ज्योग्राफी का मैपिंग का टेस्ट है दोस्तों। भूलना नहीं है मैपिंग को ना, अपन को डेली मैप कुछ सीख रहे हैं। कल बता शांता बताई थी मैंने, NPT की चर्चा की थी आपके साथ। नॉन वेपन फ्री जोन जो हैं, जो वेपन फ्री जोन बन चुके हैं जो, उनकी बात मैंने कल की थी आपके साथ। तो अगर नहीं देखा है तो लाइव रहिए दोस्तों मेरे साथ, लाइव रहा कीजिए सुबह शाम तक दोस्तों आशीर्वाद सर के साथ। बहुत कुछ है आपको देने के लिए अब सर के पिटारे में, लेकिन आप लोग रहें लाइव, उसके लिए ज़रूरी आप लाइव रहें, देखते रहा करें क्लासेस को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर सर, मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है सर, जी हाँ, अगली खबर इंडिया EU सुन लीजिए, यहाँ पर इंडिया EU की खबर है सर। मामला क्या है समझाइए दोस्तों। आगे बढ़ूँ उससे बता दूँ आपको चर्चा। कल शाम 8:30 बजे, तारीख 16 मई, समय 8:30 शाम का, जगह अनअकैडमी UPSC का YouTube चैनल,
मिलेंगे हम आपके साथ, चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स की एक मेगा क्लास। मेगा बोले तो सर मतलब मेगा मेगा होता है वो, 2 घंटे 2.5 घंटे कुछ भी हो सकता है। तो चालू होना हमारे हाथ में होता है, ख़त्म होना कंटेंट के हाथ में होता है। तो हम कल चालू करेंगे 8:30 बजे शाम में उसको। तो कल करंट अफेयर्स आपको मिस नहीं करना है। आपको कोई ऐप नहीं, कोई यूट्यूब फेस्ट नहीं, कोई सैटरडे टेस्ट नहीं, ऐसे ही चैनल बात करेंगे करंट अफेयर्स की। क्योंकि इस हफ्ते मेरे करंट अफेयर्स में लगता है कुछ चीज़ें मिस हो गई बीच बीच में, तो उनको पूरा फिल कर देंगे हम लोग कल शाम को 8:30 बजे मिलकर। और एक पास डेमो हो जाएगा कि मंडे से अगर मैं टाइम सेट करता हूँ 8:30 का, तो आपके लिए क्या वो टाइम रह पाएगा, तो टाइम वो डेमो भी हो जाएगा। तो एक प्रकार से पायलट प्रोजेक्ट है वो कल की क्लास हमारी, ठीक है ना दोस्तों। तो कल आप रहेंगे 8:30 बजे मेरे संग लाइव, और क्लास चालू होगी, लंबी चलेगी आपके साथ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से। हाँ, मैं बात करता इंडिया यू में क्या हुआ सर, इंडिया यू में क्या हुआ सुन लीजिए। देखिए, भारत सरकार ने आज से कुछ साल पहले एक फैसला किया था। उस फैसले के तहत जिस देश ने भी भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT साइन कर रखी थी, द्विपक्षीय निवेश संधि साइन कर रखी थी, उसे क्या किया गया, उसे अमान्य करार कर दिया। भारत ने एक झटके में सारे BIT कैंसिल कर दिए, जापान से, अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से, सबसे एक झटके में। नहीं मानते जाओ, एग्रीमेंट किया था, आज से नल एंड वाइड, सारे एग्रीमेंट खत्म। क्यों? अपने कारण थे, उसमें तर्क अपने थे कि पुराने एग्रीमेंट थे वो उनकी शर्तों पर तैयार किए। जब भारत को निवेश की आवश्यकता थी 90s के दशक में, अर्ली 2000 के दशक में, 2005 में, 8 में, बिफोर रिसेशन के पहले, जब भारत को उनके पैसे की आवश्यकता थी, तब तैयार किए थे उनकी शर्तों के हिसाब से कि ये होगा तो ये करेंगे, ऐसा हो तो ये करेंगे। तो उनकी कंडीशन थी, हमें निवेश चाहिए था, भैया तुम पैसा दो हमें कैसे भी, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो हमने शर्तें वैसी रखी उसमें। फिर हमें लगा यार, मोदी साहब को लगा नहीं, अब तो भारत के अच्छे दिन आ गए। 17 की बात कर रहा हूँ मैं, आप 17 में चलता हूँ आपको लेकर। तो यहाँ पर देश की सरकार को अच्छे दिन आ गए देश में। उन्होंने एक नारा दिया कि FDI का मतलब अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। उन्होंने कहा फर्स्ट डेवलप इंडिया। जी हाँ, पहले भारत का विकास करो, ऐसा FDI लेकर आओ, ऐसा निवेश करो इससे भारत का विकास हो। मुझे मतलब नहीं तुम्हारे विकास से, फर्स्ट डेवलप इंडिया, देन थिंक अबाउट योर सेल्फ। इस कॉन्सेप्ट बदल दिया भारत सरकार ने। अब तुम्हें ज़रूरत है, वो एक बात बोलते थे, मुझे याद, तालकोटर मैदान में उन्होंने, तालकोटर स्टेडियम में उन्होंने जब मेक इंडिया लॉन्च किया था, मुझे याद भी याद है उनकी स्पीच में, हम लोग वहीं पे थे। उन्होंने स्पीच में कहा था अपनी कि अब भारत वो हो गया है कि अब वास्को डिगामा ढूंढते हुए भारत पहुंचेगा, हमें आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, अब तुम ढूंढते हुए हमारे देश में आओगे। अब हमें FDI की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें हमारी ज़रूरत है, हमारा देश इतना ग्रोथ कर रहा है। जी हाँ, बात करूँ 17 की आपसे, हमने क्या किया, हटाओ यार, अब शर्तें नहीं होंगी, हमारी शर्तों के हिसाब से चलेंगे। BIT स्लैश कर दिए थे, BIT थे सब कैंसिल कर दिया हमने एक झटके में, रातों रात के। भैया कल से BIT लागू नहीं होगा, हमारी शर्तें होंगी तब लागू करोगे, BIT मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। अब एग्रीमेंट हमारी शर्तों के हिसाब से बनेंगे, ठीक है सर। ये भारत सरकार ने कहा उस समय, बड़ा कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है, देश की इकोनॉमी बूम कर रही थी, सॉलिड नेतृत्व था देश के पास, मॉनेटाइजेशन किया हम लोगों ने, GST लागू किया, देश में एक मजबूत सरकार दिख रही थी, लोगों को दिख रहा था हाँ भारत तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। बात करूं 16 की, अच्छे दिनों की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। BIT एग्रीमेंट कैंसिल तो कर दिए, फिर हुआ क्या, फिर देशों ने कहा यार भारत में मैं निवेश करूं, गारंटी तो है नहीं मेरे निवेश की। अब मान लो जर्मनी इंडिया में निवेश करता है, कोई डिस्प्यूट हो गया जर्मनी का, एग्जांपल दूं मैं आपको सस्टीमा का, या एग्जांपल दूं चलिए आपको कोई टाटा डोकोमो का, ठीक है। टाटा इंडियन कंपनी, डोकोमो जापानी कंपनी, निवेश किया टाटा में 74% डोकोमो का, 26 टाटा का, डिस्प्यूट हो गया कुछ दिनों बाद। अब इंडिया जापान का तक BIT था, तब तक एग्रीमेंट था कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो भारतीय कोर्ट नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में, आर्बिट्रेशन में चलेंगे। तो गए आर्बिट्रेशन में, मामला जो हुआ उसके बाद अलग बात है। यानी कहीं ना कहीं ये शर्तें थीं। अब ये लागू नहीं होगा BIT। अब विवाद हो गया तो क्या होगा, अब टाटा डोकोमो बाद जाएगा भारतीय कोर्ट के अंदर, भारतीय न्यायपालिका में, भारत कानून के तहत, भारतीय कानून के तहत। अब विदेशी डरता है, बहुत सीधी बात है यार, वो आप ऐसा सोचो, मतलब क्रिकेट मैच देखने वाले समझ सकते हैं या हॉकी देखने वाले समझ सकते हैं कि आप जिस देश में खेलने गए उसकी मेजबान टीम के साथ खेल रहे हो, एम्पायर ही वहीं का, रेफरी वहीं का, नियम भी उन्हीं के, तो क्या आप जाना पसंद करोगे? भले कितना भी आप जीतने के चांस हो आपको, लेकिन यार उसके देश में जाकर उसी के एम्पायर, उसी का रेफरी, उसी का नियम, उसी का ग्राउंड, उसी ग्राउंड्समैन, उसी की पिच, 2 दिन में टेस्ट में ख़त्म हो जाता है, चेन्नई में हमारा, फिर यहाँ पर अहमदाबाद में आकर। तो ये भी हमने देखा है। तो हम लोग डरेंगे निवेश, हम डरेंगे खेलने जाने से, यार ईमानदारी से नहीं हो सकता। तो ऐसे में जब भारत कहता है कि नहीं अब हमारी शर्तें होंगी, तो फिर निवेशक डरता है भारत में आने से।
तो बीआईटी कैंसिल तो कर दिए बड़े जोश में आके कि अब शर्तें हमारी होंगी, लेकिन हुआ क्या, 17 के बाद मंदी आ गई, जीएसटी गलत असर पड़ गया, डिमोनेटाइजेशन नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आने लगे, सरकार अस्थिर होने लगी अपने आप में, देश में इकोनॉमिक रिसेशन टाइप का आने लगा। 18 तक आते थे ग्रोथ रेट 5% पर आ गई, जो ग्रोथ 8-9 चल रही थी वो 5 पर आ गई। अब भारत उनके लिए, वास्को डिगामा के लिए भारत अट्रैक्टिव नहीं रह गया। चलो केन्या यार, चलो इंडोनेशिया, चलते हैं आपके संग फिलीपींस, वियतनाम चलते हैं, क्यों भारत जाएंगे। तो भारत को लगा निवेश हाथ से जा रहा है। अब भारत को समझ में आया कि बीआईटी का इंपॉर्टेंस था, तो बीआईटी फिर करने पड़ेंगे। जी हाँ, बीआईटी फिर करने पड़ेंगे। तो भारत सरकार ने बातचीत शुरू की बीआईटी के साथ, बीआईटी की बातचीत शुरू की, बीआईटी करते हैं चलो यार। अब भारत सरकार कैसे कहीं पुराना बीआईटी करना है, तो नए बीआईटी करने, जी हाँ नए बीआईटी करने हैं। तो भारत सरकार फिर से देशों से बातचीत कर रही है और नए बीआईटी साइन कर रही है। इसी कड़ी में अब तक इंडिया ईयू का बीआईटी साइन नहीं हुआ दोस्तों, अब तक साइन नहीं हुआ इंडिया ईयू का बीआईटी, अभी तक साइन नहीं हुआ है दोस्तों बीआईटी। ईयू कह रहा है यदि आपको साइन करना है बीआईटी फिर से तो आप अलग से साइन करो। भारत कह रहा है नहीं यार देखो पहले भी अलग से था, वही करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, एक काम करते हैं इसको मिला देते हैं, आप फ्री ट्रेड करो हमारे साथ, माल का आना जाना आसान करो, साथ में बीआईटी कर लेते हैं। तो एक ही एग्रीमेंट कर लेते हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये कर लेते हैं आपके साथ। फिर सुन लीजिए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, ट्रेड भी और इन्वेस्टमेंट भी एक साथ कर लेते हैं साइन। ईयू कह रहे हैं नहीं ट्रेड वेड नहीं मालूम मुझे आपके साथ, इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बीआईटी साइन करो अलग से, ये बात अलग करो। तो भारत कुछ साल से अड़ा हुआ था, नहीं नहीं ईयू बात करनी है तो एक साथ करो, अलग करके नहीं देखेंगे, हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं। भारत की इच्छा है व्यापार समझौता नहीं, फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक साथ एग्रीमेंट साइन हो। हम कहते हैं नहीं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा पीटी 18 में, बीटीआईए किस देश के साथ कर रहा है भारत साइन, क्यों पूछा, मामला अटका पड़ा 3-4 सालों से। ये फाइनली भारत दिख रहा है कुछ बदलता हुआ दोस्तों। अभी यहाँ पर इंडिया ईयू का समिट हुआ 8 मई को, और वहाँ पर ईयू ने कहा कि वे 2 एग्रीमेंट बनेंगे अलग अलग, इंडिपेंडेंट होंगे, अलग दो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। भारत कह रहा है कि भैया एक साथ बनाओ, भारत कह रहा है कि निगोशिएट करेंगे, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट अलग से नहीं होगा, एक साथ ही किया जाएगा, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, भारत के अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होगा। वो कह रहा है अलग अलग, ट्रेड अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। अब जो हुआ दोस्तों 8 मई को रिजल्ट आया सामने, जो वर्चुअल इंडिया ईयू की मुलाकात हुई उसमें दोनों साइड ने एग्रीमेंट किया कि हाँ बातचीत शुरू करते हैं चलो। और अब क्या हुआ, एफटीए दैट हैड सस्पेंडेड सिंस 2013 सस्पेंड पड़ा था वो चालू हो गया दोस्तों, लेकिन ईयू के व्यूज़ को स्वीकार कर लिया गया निवेश पर कि भैया फ्री ट्रेड चालू कर रहे हैं, इन्वेस्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, यानी बीआईटी अलग करेंगे। द वर्ड स्टैंड अलोन यूज़ किया गया इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए, स्टैंड अलोन यानी निवेश अलग और व्यापार समझौता अलग। यानी भारत सरकार घूम फिर के वहीं पे आ गई जहाँ 17 में हम लोग खड़े थे कि बीआईटी अलग होगा और ट्रेड एग्रीमेंट अलग होगा। यानी अल्टीमेटली आप कह सकते हैं सरकार को संबंध बनाने ईयू के साथ, पैसे की दरकार है हमको ईयू के राइट नाउ, हमें अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना है तो ईयू के पैसे की हमको दरकार है। तो बोलिए ठीक है ट्रेड जब होगा निवेश तो करो यार, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट की हमको आवश्यकता है दोस्तों। और ये एक अच्छा फैसला मान सकते हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए। बाकी बात यह कि 18 ख़त्म क्यों किया था, फिर 17 में ख़त्म क्यों किया था, तो जल्दबाजी हमको लगा बस सीना चौड़ा है अब तुम कर दो आराम से, अब ये देश हमारी बात मानेंगे। 4 साल में हकीकत समझ में आई कि नहीं कोई नहीं मानेगा आपकी बात, आपको ही यहाँ पर झुकना पड़ेगा इनके सामने, दोबारा एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात समझ आ गई आपको खबर अपने आप में ये। तो यहाँ पर 17 से मामला अटका पड़ा है दोस्तों। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 18 के पीटी में, बीटीआईए किसके साथ हो रहा है, क्यों समझ में आ गया होगा आपको ये। तो भारत ने ख़त्म कर दिए थे बीआईटी सभी देशों के साथ। ठीक है दोस्तों, क्या ये खबर क्लियर है आप लोगों के लिए, बताइए मुझे फटाफट एक ही लिखकर। चलिए दोस्तों क्लास को करते हैं ख़त्म हम लोग। यहाँ पर अभी मुलाकात करेंगे आपके साथ कल। पहले चलते हैं टेस्ट में आपको लेकर सीधा, यहाँ से टेस्ट में चलेंगे अपने करंट अफेयर्स के टेस्ट में दोस्तों। दीजिए क्लास के लिए मुझे आज्ञा, मुलाकात होगी आपके संग टेस्ट में। ठीक है, सब लोग आएंगे टेस्ट में दोस्तों, सब लोग आएंगे। अगले 5 मिनट में चालू कर रहा हूँ टेस्ट में आपका, इसी ऐप पर, इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। मिलता हूँ 5 मिनट बाद, तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया।